नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल बनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज की इस वीडियो हम मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है, जिसमें हमने पेपर थ्री की जो यूनिट 7 है उसे कवर किया है। टॉपर्स द्वारा बनाए गए हस्तलिखित नोट्स से इन्हें आप परचेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक के माध्यम से। एवं साथ ही साथ आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा एवं इंटरव्यू आदि के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। तो विज्ञान एवं तकनीक के महत्वपूर्ण प्रश्न आज की इस वीडियो में आप देखेंगे। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमारे संपर्क सूत्र नंबर है 7067923410, इस पर जाकर भी संपर्क कर सकते हैं और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज की इस वीडियो में हम 3 मार्कर, 6 मार्कर, 11 मार्कर आदि प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। तो इसको प्रारंभ करते हैं। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों का उल्लेख कीजिए। यह 3 मार्कर में पूछा जा सकता है एवं साथ ही साथ प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी उपयोगी है। तो भारत के प्रमुख अंतरिक्ष केंद्र एवं संस्थान, तो आपको याद रखना है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वह तिरुवनंतपुरम एवं बेंगलुरु में स्थित है। तिरुवनंतपुरम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसरो उपग्रह केंद्र, इसरो जो एक भारतीय एक प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान है इसरो, जिसके कार्य आज बहुत ही प्रगति पर हैं, तो इसरो उपग्रह केंद्र जो है वह बेंगलुरु में स्थित है। सार केंद्र जो है वह श्रीहरिकोटा में स्थित है। BARC द्राम्बे मुंबई में स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वह कलपक्कम में स्थित है। इसे भी आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में स्थित है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड जो है वह मुंबई में स्थित है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जो है वह अहमदाबाद में स्थित है। परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कोलकाता में स्थित है। द्रव्य प्रणोदक प्रणाली केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है एवं मुख्य नियंत्रक सुविधा हासन महाराष्ट्र में स्थित है। इस प्रकार से भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान और यह कहाँ कहाँ पर स्थित हैं इनके बारे में हमने जानकारी दी। एक बार इनका क्विक रिवीजन करते हैं ताकि आपके लंबे समय तक याद रहे। यदि 3 मार्कर, 5 मार्कर आदि में पूछा जाता है तो आपको ऐसे लिखना होगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसरो उपग्रह केंद्र जो है बेंगलुरु में स्थित है। सार केंद्र जो है श्रीहरिकोटा में स्थित है। BARC द्राम्बे मुंबई में स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वह कलपक्कम में स्थित है। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई में स्थित है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जादूगोड़ा झारखंड में स्थित है। परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र कोलकाता में स्थित है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में। मुख्य नियंत्रक सुविधा हासन महाराष्ट्र में। द्रव्य प्रणोदक प्रणाली केंद्र तिरुवनंतपुरम में। अब इसके बाद का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, अंतरिक्ष पर्यटन के लाभ एवं चुनौती बताइए, तो इस पर भी आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अंतरिक्ष पर्यटन मनोरंजक उद्देश्यों के लिए मानव की अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित है, जिसमें कक्षीय, उपकक्षीय, चंद्र अंतरिक्ष विज्ञान पर्यटन शामिल है। आज इसका प्रचलन बढ़ गया है, लोग बहुत ज़्यादा धनराशि खर्च करके और अंतरिक्ष में पर्यटन करना चाहते हैं। तो अंतरिक्ष पर्यटन के लाभ एवं चुनौती पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक के माध्यम से आप हमारी मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स परचेस कर सकती हैं। तो अंतरिक्ष पर्यटन मनोरंजक उद्देश्यों के लिए मानव की अंतरिक्ष यात्रा से संबंधित है, जिसमें कक्षीय, उपकक्षीय, चंद्र अंतरिक्ष पर्यटन शामिल है। उदाहरण के लिए स्पेस एक्स द्वारा 4 लोगों को भेजा गया है। लाभ है, भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ हो रहा है, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो रही है और GDP के आकार में वृद्धि हो रही है। सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग किए जा सकते हैं। अंतरिक्ष पर्यटन का बाजार 2030 तक $3 अरब का हो जाएगा, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी वृद्धि है। वैश्विक क्षेत्रीय सामरिक भागीदारी में बढ़त होगी। तो इस प्रकार से अंतरिक्ष पर्यटन से भारतीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ हो रहा है, साथ ही साथ विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी हो रही है, GDP के आकार में वृद्धि हो रही है, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोग किए जा सकते हैं और वैश्विक क्षेत्रीय सामरिक भागीदारी में भी बढ़त देखने में आ रही है। अंतरिक्ष पर्यटन का जो बाजार है वह 2030 तक $3 अरब का हो जाएगा। अब चुनौतियां क्या हैं, तो लॉन्च व्हीकल की उन्नत तकनीकों का अभाव है, अभी रिस्क नहीं ले सकते हैं इतना, और पर्याप्त वित्त का भी अभाव है कि लोगों को सुविधा संपन्न रूप से अंतरिक्ष का पर्यटन किया जा सके। स्पेस जंक भी एक प्रमुख समस्या, उसके बारे में भी आगे हम जानेंगे। अत्यधिक महंगी तकनीक सिर्फ अमीरों तक ही पहुँच है।
यह बहुत ही कॉस्टली है। इसमें सामान्य लोग तो सोच भी नहीं सकते अभी इसके बारे में, लेकिन यह अमीर लोगों तक ही सीमित है। इसके बाद स्पेस जंक किसे कहते हैं, तो स्पेस जंक के बारे में आज के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। स्पेस जंक एवं इसकी चुनौतियां, यह भी 3 मार्कर 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो स्पेस जंक मानव द्वारा पृथ्वी की कक्षा में भेजे गए उपग्रहों के नष्ट होने से निर्मित कचरा स्पेस जंक कहलाता है। आप निश्चित रूप से गारंटी लें कि निश्चित रूप से इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको व्यवस्थित रूप से इसे याद रखना है। स्पेस जंक क्या कहलाता है, मानव द्वारा पृथ्वी की कक्षा में भेजे गए उपग्रहों के नष्ट होने से निर्मित कचरा स्पेस जंक कहलाता है। चुनौतियां हैं, वायुमंडल के लिए खतरनाक है, यह कोई बड़ा टुकड़ा पूरी तरह नष्ट हुए बिना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर धरती पर तबाही भी मचा सकता है, जो कि एक विक्रामक स्वरूप में देखने में आएगी कि कोई बड़ा टुकड़ा पूरी तरह नष्ट हुए बिना पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर पर धरती पर तबाही भी मचा सकता है। ये मलबे अंतरिक्ष में आणविक अभिक्रिया के माध्यम से संचार व्यवस्था को भी बाधित करने में सक्षम है। जिसका मलबा होता है अंतरिक्ष में आणविक अभिक्रिया के माध्यम से संचार व्यवस्था को भी बाधित करने में सक्षम है। यह उपग्रहों के प्रक्षेपण व उनकी प्रदत्त सेवाओं को भी प्रभावित कर सकते हैं। यह भी प्रमुख बात है। उपाय, नासा द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के आसपास मौजूद मलबे को मापने के लिए एक संवेदक लॉन्च किया जा रहा है। नासा भी इस दिशा में प्रयास कर रहा है कि जो स्पेस जंक की समस्या है इसका निपटारा या निवारण कैसे किया जाए। और दूसरा है मापने के लिए एक संवेदक लॉन्च किया जा रहा है। दूसरा है नासा ने ISS के समीप रोंडेट रिसर्च 6 भेजा है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी का क्लियर स्पेस 1 मिशन 2025 में लॉन्च होगा, लेकिन उसके पहले भी प्रयास किए जा रहे हैं, किस दिशा में प्रयास हों। इसके बाद में जो है हम आपको बताएंगे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है, इसके प्रकार, सिद्धांत एवं लाभ पर भी हम चर्चा करेंगे। तो प्रमुख रूप से आज हम 3 मार्कर के हिसाब से बता देते हैं। यदि 3 मार्कर में पूछा जाता है तो आप कैसे लिखेंगे, ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी उपयोगी विषय है। AI की शुरुआत 1950 के दशक में हुई है। AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, जिसका सामान्य अर्थ होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसका प्रचलन आजकल बहुत बढ़ गया है। तो AI की शुरुआत जो है 1950 के दशक में हुई है। AI का अर्थ है कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। AI का अर्थ है कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता। AI के जनक के बारे में यदि पूछा जाए तो जॉन मैकार्थी थे। यह प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। AI के जनक जॉन मैकार्थी थे। AI के जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है, जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। AI अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और समस्या को हल करते समय सीखता कैसे है, निर्णय कैसे लेता है और कैसे काम करता है। तो AI से जुड़ी प्रमुख बातें हैं कि AI की शुरुआत 1950 के दशक में हुई। AI का अर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका फुल फॉर्म है। AI का अर्थ है कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता, इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। AI के जनक जॉन मैकार्थी थे। AI के जरिए कंप्यूटर सिस्टम या रोबोटिक्स सिस्टम तैयार किया जाता है, जिसे तर्कों के आधार पर चलाने का प्रयास किया जाता है, जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क काम करता है। AI अध्ययन करता है कि मानव मस्तिष्क कैसे सोचता है और समस्या को हल करते समय सीखता कैसे है, निर्णय कैसे लेता है और कैसे काम करता है। तो यह सब AI की प्रमुख जानकारी है। इसके प्रकार सिद्धांत को हम अगले वीडियो में विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ हम आज आपको भारतीय मूल के नोबेल प्राप्तकर्ता वैज्ञानिकों को उनकी उपलब्धि सहित समझाइए। तो यह भी एक अच्छा विषय है। इसमें आज हम प्रमुख रूप से 2 वैज्ञानिकों के बारे में बताएंगे। CV रमन 1930 में भौतिकी का नोबेल CV रमन को मिला था और इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी, इसलिए इन्हें सर्वोच्च नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। हरगोविंद खुराना का नाम भी आपने सुना होगा। 1968 में चिकित्सा नोबेल जो है वह हरगोविंद खुराना जी को दिया गया था कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए। इन्हें 1968 में हरगोविंद खुराना जी को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
कृत्रिम जीन के संश्लेषण की उत्पत्ति खोज के कारण। एवं सीवी रमन ने जो रमन प्रभाव की खोज की थी 1930 में भौतिकी का नोबेल इन्हें प्रदान किया गया था। इस प्रकार से इस पीडीएफ में और भी बहुत सी जानकारियां हैं, तो आज ही आप परचेस करें। विज्ञान एवं तकनीकी लंबे समय से अभ्यर्थी को इसका इंतजार था, तो जल्दी से जल्दी सभी अभ्यर्थी इसे प्राप्त करें। एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक के माध्यम से आप हमारे और भी नोट्स परचेस कर सकते हैं, जो कि हस्तलिखित एवं टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे आप हमारे साथ यूँ ही बने रहेंगे।